गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 10 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वथ एस। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। तमिलनाडु के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अश्वथ एस भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन्स टूर्नामेंट के अंतिम दौर में यूएस के एफ.एम. कन्नन वैद्यनाथन को हराकर अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है। ठीक है, वही 97वें ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षवर्धन जी अभी में, और 96वें ग्रैंड मास्टर बने थे एथन वॉच। इसको भी याद रखिएगा। तो अभी 98वें कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अश्वथ एस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक कैशलेस स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। शुरुआत योगी जी के द्वारा कहाँ से हुई? बनारस से। ठीक है, तो लाभ क्या होगा इसमें? 15 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, लाभार्थी की अगर बात की जाए तो 15 लाख से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण जो कर्मचारी होंगे उनको इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि शिक्षकों और गैर शिक्षकों कर्मचारियों के लिए एक कैशलेस स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। किससे शुरू की है? कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई वाराणसी से। लाभ क्या होगा? तो इससे 15 लाख से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण जो कर्मचारी होंगे उनको 5 लाख तक का उनका फ्री इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश की 2026 में कुछ योजनाएं आती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहली योजना आ जाती है कि स्टार्टअप यूपी नीट। ठीक है, इसमें महिलाओं और दिव्यांगों ट्रांसजेंडर उद्यमियों को 12.5 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी आपकी आ जाती है यूपी डेटा सेंटर 2026। इसके तहत राज्य में 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और मुख्य फोकस ग्रीन और एआई आधारित डाटा सेंटर पर रखा गया है। अगली आपकी योजना है पहला मेड इन इंडिया। ठीक है, एक्जिम शिपिंग सेंटर। तो ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यूपी के दादरी डिपो से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगली आपकी योजना है कानपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, इस रूट पर देश की दूसरी सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क निर्माण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हमारा प्रश्न था कि एक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए एक कैशलेस स्वास्थ्य योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये यूपी में शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेना के अस्पताल ने किस शहर में एएफएमएस की पहली रोबोटिक सिटियोटैटिक ब्रेन स्टेम बायोप्सी की हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उपलब्धि की अगर बात की जाए तो आर्मी अस्पताल नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग के आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली रोबोटिक सिटियोटैटिक ब्रेन स्टेम बायोप्सी का सफल संचालन किया गया है। ठीक है, फायदा क्या होगा? इस रोबोटिक तकनीक की मदद से मस्तिष्क के बेहद संवेदनशील गहरे हिस्सों में बनी किसी बड़ी सर्जरी की बेहद सटीकता के साथ बायोप्सी की जा सकेगी। ठीक है, जिससे सैनिकों और मरीजों के इलाज में जोखिम काफी कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, सेना अस्पताल ने किस शहर में एएफएमएस की पहली रोबोटिक सिटियोटैटिक ब्रेन स्टेम बायोप्सी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंडोनेशिया संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी क्या है, मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो वहां पर इंडोनेशिया भी गए हैं और वहां पर वहां की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
गंगा महाकुंभ विजन की अगर बात की जाए तो अपने संबोधन में उन्होंने भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए गंगा महाकुंभ विजन की रूपरेखा को जो है पेश किया है। ठीक है, और यहीं पर जो है मोदी जी को इंडोनेशिया की सबसे बड़ी सर्वोच्च पुरस्कार बिटांग आदपूर्णा से भी सम्मानित किया गया है। ये मोदी जी को मिलने वाला 35 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले ये पुरस्कार जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और मोदी जी ये पुरस्कार पाने वाले भारतीय दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडोनेशिया संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोदी जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में ब्रह्मी लिपि की 2000 साल पुरानी सोने की अंगूठी यहाँ जो है मिली हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। जान लेते हैं इसके बारे में। खोज की अगर बात की जाए, थाईलैंड के पेट चाबरी प्रांत में स्थित दान थाई थोंग पुरातत्व स्थल पर खुदाई के दौरान लगभग जो है 2 साल पुरानी सोने की जो अंगूठियां मिली हैं। ठीक है, लिपि और अर्थ की अगर बात की जाए तो इनमें एक अंगूठी पर जो भारतीय ब्रह्मी लिपि खुसार खिदतसा लिखा था, जिसका अर्थ है पुण्य नक्षत्र द्वारा संरक्षित। महत्व की अगर बात की जाए तो इतिहासकारों के अनुसार यह अंगूठी प्राचीन भारत के वैश्य समुदाय के किसी व्यापारी की हो सकती है, जो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच पुराने व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किस देश में जो है ब्रह्मी लिपि की 2000 साल पुरानी सोने की अंगूठी मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भैया इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द को हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अल्पना, निहारी और नाजिम, इन तीनों को शब्द को जो है अभी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। अपडेट की अगर बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हाल ही में अपने नए संस्करण में कई लोकप्रिय भारतीय शब्दों को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, पहला शब्द है आपका अल्पना। ठीक है, बंगाल की पारंपरिक लोक कला रंगोली का एक जो है ये शब्द रूप माना जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है निहारी। दक्षिण एशिया का एक प्रसिद्ध धीमी आंच पर पकने वाला मांसाहारी व्यंजन है निहारी। ठीक है, और नाजिम, नाजिम एक प्रशासनिक अधिकारी या गवर्नर का पदनाम होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 1857 में लंदन में फिजियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला प्रकाशन इसका जो है फरवरी 1984 में, तब इसका नाम जो है ए इंग्लिश न्यू डिक्शनरी ऑफ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल था। और पहला जो जो इसका संस्करण है वो पूरी तरीके से 1928 में बनकर जो है तैयार हुआ था, जिसमें 10 वॉल्यूम्स के थे। वो ईडी नाम का मिला, ये भी जान लेते हैं। 1993 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रख दिया गया था। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था हाल ही में किन शब्दों को अभी ऑक्सफोर्ड इन डिक्शनरी में शामिल किया गया है? तो वो आपके शब्द हैं अल्पना, निहारी और नाजिम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमित गर्ग। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग को जो है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और कार्यकाल की अगर बात की जाए तो वह जो है 31 अक्टूबर 2027 तक जो है इस पद पर रहेंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने आलोक रंजन को रिप्लेस किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर एनसीआरबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1986 को मुख्यालय नई दिल्ली। मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उद्देश्य क्या रहता है? भारत में अपराध, अपराधियों से जुड़े डेटा का रिकॉर्ड रखना और उनका विश्लेषण करना। ठीक है, ये इसका कार्य रहता है। तो हमारा प्रश्न था कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये नियुक्त किए हैं अमित गर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 और 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 41 पदक जीते हुए हैं। अंडर 15 अगर वर्ग की बात की जाए, इसमें 21 पदक है, 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य जीते हुए हैं और भारतीय स्टाइल टीम भी इसमें चैंपियन भी बनी हुई है। अंडर 20 की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 20 पदक हैं, इसमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य भारतीय टीम ने जीते हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 41 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ये पहली बार ये टूर्नामेंट 1969 में जालंधर में खेला गया था, वो भी पुरुष वर्ग का ये टूर्नामेंट खेला गया था 1979 जालंधर में। ठीक है, और महिला टूर्नामेंट जो पहली बार जो है 1996 में, ठीक है, इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निधन हो चुके पद्मश्री से सम्मानित गिरीश भारद्वाज भारतीय रूप के किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता था भैया द ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों कहा जाता था ये जान लेते हैं। इनके अगर परिचय की बात करें, कर्नाटक के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और मैकेनिकल इंजीनियरिंग गिरीश भारद्वाज को ग्रामीण क्षेत्रों में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन, ठीक है, तंग करने वाले या झूलते पुल बनाने के लिए जो है ब्रिज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सम्मान की बात की जाए तो इनके इस निस्वार्थ योगदान और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार ने 2017 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वहीं अगर अन्य नाम की अगर बात की जाए तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, वाटर मैन ऑफ इंडिया तो ये राजेंद्र सिंह को जो कहा जाता है, और द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो इंजीनियरिंग ई श्रीधरन। ठीक है, कोलकाता मेट्रो का निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, और राजेंद्र सिंह जी राजस्थान में जो है जल संरक्षण और पर्यावरण कार्य के लिए इनको जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप जानते ही, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि हाल ही में निधन हो चुके पद्मश्री सम्मानित गिरीश भारद्वाज लोकप्रिय रूप से किस उपनाम से जाने जाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर। ठीक है, जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।